Hello and welcome my dear amazing parents and brilliant students. Welcome to this video. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, साइंस के ओलंपियाड की हम यहाँ पे बात करेंगे। ये जो पेपर है स्पेसिफिकली एसओएफ का पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। एसओएफ कौन है? साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, जो कि ओलंपियाड्स कंडक्ट करवाती है। ओलंपियाड्स का मतलब है एक टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्ट करवाती है। साइंस के ओलंपियाड का नाम क्या है? एनएसओ है, जो कि आजकल आईएसओ भी हम इसको बोलने लगे हैं। एनएसओ मतलब नेशनल साइंस ओलंपियाड एंड आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। मतलब ये हमारे देश के साथ साथ और भी बहुत सारे देशों में ये कंडक्ट होता है, ये वाला ओलंपियाड। तो क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किन बच्चों को करना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सारे बच्चे कर सकते हैं जो कि ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि इस पेपर को सॉल्व करने से आपकी नॉलेज होगी इनहैंस। आप डीप साइंस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग भी इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस आपको जनरल एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलते हैं। यहां से आपकी लॉजिकल रीजनिंग, या फिर हम जिसको कहें कि हमारी जनरल जो रीजनिंग वाला पार्ट है, वो भी इंप्रूव होता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है, सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ में सॉल्व करना है। एंड लेट्स स्टार्ट आवर अमेजिंग वीडियो, दैट इज हियर वी गो। लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। टोटल मैं पेपर का पैटर्न बता देती हूँ। एलआर मतलब जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, 5 क्वेश्चंस आएंगे। साइंस से सेकंड पार्ट होगा, वहां से आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे। एंड अचीवर सेक्शन जिसको हम लोग लास्ट पार्ट बोलते हैं, वहां से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस के 5 मार्क्स होने वाले हैं, यहाँ पे 25 क्वेश्चंस के 25 मार्क्स होने वाले हैं, लेकिन इन 5 क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। दैट मीन्स टोटल आपका जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम आपका 1 आवर रहने वाला है प्यारे बच्चों। सो आपको स्पीड में भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। Which of the following option will complete the pattern in the given figure? यहाँ पे ABCD का ये पॉइंट्स मिसिंग है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। दिस ऑप्शन इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह रखें कि हमारा ये जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए सोचिए यहाँ पे कौन सा आना चाहिए। सब लोग, आप लोग सोच सकते हैं। क्विक क्विक क्विक, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सो आपको क्या करना है, ऐसा इनमें से पैटर्न देखना है जो कि इस पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है। और इस पैटर्न को कैसे कंप्लीट कर रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका ये डार्क वाला सर्कल नीचे था, यहाँ पे डार्क वाला सर्कल ऊपर आ गया। दैट मीन्स थर्ड जो ऑप्शन आएगा उसमें डार्क वाला सर्कल नीचे आएगा। तो यहीं से आप बी और सी ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो। ए और डी बचा। अब ए और डी में से आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा करेक्ट होगा? तो आपको ये सारी चीजें भी देखनी है कि यहाँ पे हमारा कौन सा फिट होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन फिट होने वाला ऑप्शन नंबर ए। देखिए चलिए कैसे फिट होने वाला है कि यहाँ पे जो हमें ट्रायंगल शेप में इधर बना हुआ है, वही सेम हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी ट्रायंगल शेप में बनना चाहिए। तो ट्रायंगल शेप में बनने के लिए यहाँ पे हमारे पास में ये तो उल्टा दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पे फिट नहीं होगा बच्चों। ये फिट होगा मतलब इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हमारा इस तरीके से ये हाफ डिवाइडेड है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया, दोबारा इसको देखना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। कि जैसे मान लीजिए ए के बाद सी लिखा है, सी के बाद में ई लिखा है एंड ई के बाद क्या आएगा? तो ई के बाद क्या आएगा? एफ को छोड़ना है और जी आएगा। वैसे आपको पैटर्न को देखना है और उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आपकी कंडीशन को फुलफिल करना है। ये क्वेश्चन पैटर्न वाले पार्ट से आया हुआ है। Next question says, if Sunday means Monday, Monday means Tuesday and Tuesday means Wednesday. मतलब एज्यूम किया है कि संडे को मंडे मानना है, मंडे को ट्यूसडे मानना है, ट्यूसडे को वेंसडे मानना है। देन व्हाट डे विल बी द डे बिफोर थर्सडे? अब हमें पता है कि बिफोर थर्सडे क्या होता है बच्चों? हमारा वेंसडे होता है, ठीक है। अब आप देखिए हमारा वेंसडे होता है, तो क्या वेंसडे आंसर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है कि मंडे को ट्यूसडे, ट्यूसडे को वेंसडे, वेंसडे को थर्सडे, इस तरीके से एज्यूम किया है। तो आप देखो कि वेंसडे आना चाहिए, लेकिन वेंसडे को हमने एज्यूम क्या किया? वेंसडे को हमने ट्यूसडे एज्यूम किया है। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझाती हूँ, मंडे को ट्यूसडे, ट्यूसडे को वेंसडे, एंड फिर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डे विल बी
द डे बिफोर थर्सडे। बिफोर थर्सडे पहले हमारा वेंसडे आता है, लेकिन हमने वेंसडे को क्या कंसिडर किया इस क्वेश्चन की गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ट्यूसडे। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ट्यूसडे। देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग एंड आई नो आप सबके पास बहुत गजब का लॉजिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूज द रैबिट दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ऐसा रैबिट आपको चूज करना है जो कि ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, दैट मीन्स ऑड वन आउट यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। ऑड वन आउट आपको पता होना चाहिए कि जो बाकी सबसे अलग है। चलो बाकी सबसे अलग क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि ओके इस रैबिट के पास में 4 है, इसके पास 4 है, 4 है, चलो सब सेम है। यहाँ पे इनको PQRS नाम दिया है, यहाँ पे 11 है फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 95 है, एक 63 है। एक कॉमन लॉजिक है यहाँ पे, देखो बच्चों कि क्या कोई ऐसा रैबिट है जो कि बाकी 3 से डिफरेंट है। यस, एक रैबिट है, दैट इज ऑप्शन नंबर क्यू। क्यों है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी 3 से ये कैसे डिफरेंट है, यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, बहुत इजी है, नहीं आएगा तो आप लोग बोलोगे तो मैं बाद में पिन करके कमेंट कर दूंगी, बट आई वांट कि आप लोग इसका आंसर लिखें। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ ग्लोब P एंड ग्लोब R इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन ग्लोब थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्लोब T। अब देखो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है बच्चों, बस आपको क्या करना है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझना है। इन्होंने बोला है इफ ग्लोब P एंड ग्लोब R चेंज, देखो P को R से अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा R आ जाएगा, यहाँ पे हमारा P आ जाएगा। देन क्या पूछा है, ग्लोब थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्लोब T, कि आपके जो T ग्लोब है उस T ग्लोब से थर्ड जो ग्लोब होगा वो कौन सा होगा। लॉजिक लगा लो फटाफट से, बहुत इजी है। T ग्लोब से आपके थर्ड नंबर का कौन सा होगा। देखो ये T है, हमारा ग्लोब नंबर T है, यहां से हमें पूछा है कि लेफ्ट तो आपका यही होगा ना, तो लेफ्ट में थर्ड नंबर का कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर का हो जाएगा, ये सेकंड नंबर का हो जाएगा और ये थर्ड नंबर का हो जाएगा। लेकिन क्या ये P होगा क्या, नहीं, P को तो हमने पहले ही कंडीशन दे दी कि उसको हमने R में कन्वर्ट कर दिया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D, क्योंकि हमने P को R से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो कौन सा ग्लोब होगा T से थर्ड नंबर पर, हमारा P वाला होगा, लेकिन P को हमने R से रिप्लेस कर दिया है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू कैन टेक अ डीप ब्रीथ, जैसे यहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट ले रहे हैं। अगर थोड़ा सा ये क्वेश्चन लगा है कि यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ रहा है तो आप बीच बीच में डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इवन इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज आपको फाइंड आउट करनी है ऑफ द फिगर गिवन बिलो। देखो बच्चों आप लोगों को 2 तरह की इमेजेस पढ़नी होगी, एक तो वाटर इमेज होती है और एक होती है आपकी मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से मिरर लगा देते हैं और यहाँ पे उसकी सेम इमेज देखते हैं। वाटर इमेज में क्या होता है, हम यहाँ पे ऊपर में हमारे जो भी वर्ड्स होते हैं और यहाँ पे हम उसकी इमेज देखते हैं। चलिए मिरर का मतलब है, जैसे आप सुबह सुबह मिरर में देखते हो ना अपने आप को, तो मिरर में क्या होता है कि जो आपकी इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है। दिस कॉन्सेप्ट यू विल स्टडी इन योर क्लास 6 स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लास 6 में आपके चैप्टर आएगा, वहां पे आप समझोगे, बट यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि मिरर में जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है। दैट मीन्स अगर m की डिस्टेंस यहां से लेट्स अज्यूम इतनी है, तो नेक्स्ट जो हमारा m बनेगा वो यहाँ पे बनने वाला है। अब कैसे फाइंड आउट करो कि सारे ऑप्शंस में से कौन सा सही है, तो बच्चों यहाँ पे देखना है कि m को आप इस तरीके से ब्रेक करके देखोगे ना, तो भी m इधर बनाओ या उधर बनाओ चारों सेम ही आएंगे। दैट मीन्स इस हिसाब से तो हमारे पास अभी कोई भी ऑप्शन, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया C वाला, लेकिन 3 ऑप्शन अभी अवेलेबल है। ए को भी जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो आधा इधर बनाओ या उधर बनाओ दोनों सेम है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये उल्टा बना दिया। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग डी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। टी का भी सेम है भाई, आधा इधर बनाओ या आधा इधर बनाओ, दोनों में ही सेम आएगा, यहां तक सेम है। एच भी सेम आएगा, लेकिन एक यहाँ पे देखो एस जो है, यहाँ पे आपका जो एस है
वो क्या ले रखा है, सिंपली ये सेम ले रखा है, लेकिन जब आप इसको आधा इस तरीके से ब्रेक करके देखोगे तो आपका जो एस है वो यहाँ पे मिरर में उल्टा बनेगा, दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉन्सेप्ट देखा है, जब आप राइट हैंड को देखते हो तो मिरर में वो लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट जो होता है वो राइट दिखता है, लेफ्ट राइट इन्वर्जन हम इसको बोलते हैं। एम्बुलेंस हमेशा आपने देखा होगा गाड़ियों पे एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है तो वो उल्टा लिखा हुआ रहता है, सो दैट जब आप अपने कार के मिरर में या साइड मिरर में स्कूटी के पीछे एम्बुलेंस को देखो तो आप उसको इजीली देख पाओ और उसको पहले जाने के लिए रास्ता दे पाओ। So I hope this concept is crystal clear to all of you. If yes, then please it's a humble request to all of you. अगर किसी बच्चे ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियोस यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस किए हैं बच्चों। नाउ इट्स टाइम फॉर साइंस सेक्शन। यहाँ पे अब हम साइंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। डैश breathes through the same organ as the bird shown here। ये क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, ये कौन है, काऊ काऊ क्रॉ। तो इसका ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है, इसका ब्रीदिंग ऑर्गन होता है बच्चों लंग्स। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका ब्रीदिंग ऑर्गन भी लंग्स होना चाहिए। इजी है, सोचो फटाफट से, ए बी सी डी। ए में क्या है आप लोगों के, क्रोकोडाइल, बी में क्या है, फिश, सी में है आपके कौन, अर्थवॉर्म, और डी में है आप लोगों के आपकी फेवरेट बटरफ्लाई। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क्रोकोडाइल भी ब्रीथ करता है किसके थ्रू, अपने लंग्स के थ्रू। अच्छा, बाकी के ऑप्शंस के लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या है। जैसे फिश के क्या होंगे, गिल्स होंगे, वैसे ही सी और डी ऑप्शन के भी आपको ब्रीदिंग ऑर्गन्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द प्लांट पेयर दैट इज सिमिलर टू द वन गिवन इन द बॉक्स बेस्ड ऑन देयर टाइप्स। अब जो ये प्लांट्स आप लोगों को गिवन है उसके बेस पे आपको सेम कॉम्बिनेशन ऑप्शंस में से चूज करना है। तो उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये प्लांट्स कौन से हैं, मतलब प्लांट्स मतलब टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स पता होंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम लोगों ने क्लास 2 में भी पढ़ा होगा, एक हम लोगों ने ट्री पढ़ा होगा, एक हम लोगों ने क्लाइंबर पढ़ा होगा जो क्लाइंब करते हैं, एक हम लोगों ने क्रीपर पढ़ा होगा, ठीक है, एक हम लोगों ने हर्ब्स पढ़ा होगा और एक हम लोगों ने श्रब्स पढ़े होंगे। ठीक है, मैं इसको क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। ट्री जो बहुत ही टॉल और जिनकी ट्रंक बड़ी सी होती है, क्लाइंबर जो किसी के सपोर्ट से क्लाइंब करते हैं जैसे मनी प्लांट हो गया, क्रीपर जो कि जिनका जो फ्रूट होता है बहुत हेवी होता है जैसे कि वाटरमेलन हो गया, तो वो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, क्रीप करते हैं ग्राउंड पे ही। हर्ब्स क्या हो गई, जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं टाइनी, जैसे कि आपका क्या हो गया, कोरिएंडर, मिंट, धनिया, ये सारे प्लांट। श्रब्स क्या होते हैं, जिनकी थोड़ी सी वुडी स्टेम होती है जैसे कि आपका रोज हो गया, ठीक है, और ये थोड़ी हाइट के होते हैं। हर्ब्स इतने से होते हैं तो ये इतने होते हैं लगभग। तो अब इसके अकॉर्डिंग इन दोनों प्लांट्स को देख के आपको क्या लग रहा है और कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए मैं आपको पहले इमेजेस दिखा देती हूँ। बेसिल मतलब होता है बच्चों तुलसी, आप सबने देखी होगी। तो तुलसी का जो आपने स्टेम है वो देखा होगा, वो थोड़ा सा कैसा होता है, वो थोड़ा सा वुडी होता है, ठीक है। और ये रोज है, तो रोज का भी जो स्टेम है वो वुडी है। चलिए, पर इन दोनों में क्या वुडी स्टेम्स आ रहे हैं दोनों में, मुझे तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे तो मुझे एक ऑप्शन लग रहा है क्लाइंबर का, एक ऑप्शन लग रहा है क्रीपर का, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा दिख रहा है ये वाटरमेलन जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा हो सकता है कि इमेज आपको क्लियर ना दिख रही हो। और ये जो ऑप्शन दिख रहा है या फिर पंपकिन हो सकता है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये हमारा कुछ पी प्लांट जैसा दिख रहा है, ठीक है, जो मटर वाला होता है। तो ये क्या है, क्लाइंबर है बेसिकली। तो एक हमें क्रीपर देखना है और एक हमें क्या देखना है, क्लाइंबर देखना है। तो अब ऑप्शंस देखो आप लोगों के, फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, बेसिल एंड रोज। तो ये होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों ही किस कैटेगरी में जा रहे हैं, श्रब की कैटेगरी में जा रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। देन उसके बाद में बीटल एंड ग्रेप वाइन, देखो बीटल एंड ग्रेप वाइन, बीटल बोलते हैं बच्चों हम लोग जो पान का पत्ता होता है, ये हो गया, और ग्रेप वाइन मतलब कि आपके जो अंगूर हो गए बेसिकली।
तो ये तो क्लाइंबर है, लेकिन ये हमारा ये कौन सा प्लांट है, ये आपको सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है बच्चों, दैट इज पंपकिन एंड मनी प्लांट। पंपकिन एंड मनी प्लांट ये ऑलरेडी गिवन है। सो पंपकिन एंड मनी प्लांट आर द सेम एज गिवन इन द ऑप्शन। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज पंपकिन आपका क्रीपर होता है एंड मनी प्लांट होता है वो आपका क्लाइंबर होता है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, कुकुम्बर एंड चाइना रोज। देखो कुकुम्बर क्या है, आपका क्लाइंबर हो गया, ठीक है, बट चाइना रोज क्या होता है, ये आपका श्रब जैसा होता है, ये रोज के जैसा दिखता है, जिसको कि हम लोग हिबिस्कस बोलते हैं, या फिर जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, जिसको हिंदी में हम लोग गुड़हल का फूल भी बोलते हैं। सो ओवरऑल ये पिक्चर्स मैंने इसलिए दिखाई कि आप रिलेट कर पाओ कि क्लाइंबर कैसे होते हैं, क्रीपर कैसे होते हैं, ये सारे जो प्लांट्स ऑप्शंस में गिवन है ये एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, और आप अपने सराउंडिंग्स में इनको अच्छे से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो, सो दैट ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आपका पंपकिन हो सकता है, वाटरमेलन हो सकता है, बट दोनों ही केसेस में ये क्या होगा, क्रीपर होगा। और ये तो साफ ही दिख रहा है, मटर का जो प्लांट है वो दिख रहा है। तो मटर क्या है, पी प्लांट क्या होता है, क्लाइंबर होता है। इनको सपोर्ट की हेल्प से, जैसे मनी प्लांट को सपोर्ट की हेल्प से हम लोग करवाते हैं ना ग्रो, वैसे ही ग्रेप वाइन हो गया, पी प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये सारे क्या है, क्लाइंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। सो फर्स्ट रूल जो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलती हूँ, इट इज फॉर एनी पेपर, दैट इज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। कई बार हम लोग क्या होता है ना बच्चों, हमें आंसर आता है लेकिन जल्दबाजी इतनी होती है बच्चों को कि क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। कई बार हमसे क्वेश्चन में करेक्ट पूछते हैं, कई बार इनकरेक्ट पूछते हैं। तो फर्स्ट जो रूल है दैट इज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है क्या ये कौन सा ऑर्गन है हमारा, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जो कि हमारे फूड को डाइजेशन में हमारी हेल्प करती है। ये क्या हो गया, आपके लंग्स हो गए, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका ब्रेन हो गया, ये क्या होगी, आपकी किडनी हो गई। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है वो आप लोगों को गलत दिख रहा है। चलो, फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मुझे तो लग रहा है ये तो करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों। क्यों, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब यूज आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। सर्कुलेटरी मतलब होता है बच्चों जो आपका ब्लड वाला सेक्शन होता है, जो जिसमें कि आपका ब्लड फ्लो होता है। तो बेसिकली यहाँ पे लंग्स की जगह अगर हार्ट होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, बट यहाँ पे लंग्स गिवन है। लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पे हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, उससे रिलेटेड होता है। सो दैट इज वाई बी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। और हमसे क्वेश्चन में पूछा इनकरेक्ट वन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सिचुएशन। नर्वस सिस्टम ब्रेन से रिलेटेड है। एक्सक्रीटरी मतलब जहां पे भी हमारा एक्सक्रीट बनता है, मतलब चाहे वो आपका यूरिन हो गया या फिर आप जो सुबह सुबह मॉर्निंग में करते हो ना वो हो गया, उन सब में फिल्ट्रेशन में कौन काम करता है, किडनीज हमारी हेल्प करती हैं। सो ये बाकी के तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। So good job my dear students, well done, you all are doing great। questions आ रहे हैं तो भी fine, नहीं आ रहे हैं तो भी completely fine, because the important part is you are trying, that is more important। आप practice कर रहे हो मेरे साथ, questions की कैसे solve करना है उस approach को जान रहे हो, ठीक है। So I'm so proud of you। How are these given animals similar, कि ये जो दोनों given है ये similar कैसे है, आपको देख के पता चल रहा होगा। This is snake and this is योर फ्रेंड डड्डू पाजी, मतलब जिसको हम लोग फ्रॉग बोलते हैं। एंड हियर आर यू। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे। दे मूव इन द सेम वे, दे स्वेलो देयर फूड होल विदाउट च्यूइंग, दे हैव द सेम बॉडी कवरिंग, दे आर हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, मूव भी सेम तरीके से नहीं करते हैं। ये तो भैया जंप करता है, ये क्या करता है, इस तरीके से क्रॉल करके चलता है।
ये भी नहीं हो सकता। सेम बॉडी कवरिंग भी नहीं है बच्चों, क्योंकि ये जो है इसकी बॉडी कवरिंग अलग होती है, इसकी अलग होती है। बॉडी कवरिंग का मतलब ऊपर से सरफेस कैसा है, किसी का रफ है, किसी का स्लिपरी है, तो उसको हम बॉडी कवरिंग करते हैं। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा होगा कि स्नेक भी अपने जो भी जिसको खाता है उसको पूरा कंप्लीटली स्वेलो कर लेता है, डिस्कवरी पे आप लोगों ने देखा होगा। एंड सिमिलरली फ्रॉग भी स्वेलो कर लेता है। सो दैट इज वाई 9th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ऑल बर्ड्स। ऑल बर्ड्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स आपके ट्रू है, मतलब करेक्ट है। दे हैव फेदर्स, दे आर ओमनिवोर्स, दे कैन फ्लाई, दे हैव बीक्स। अब आपको पता होगा कि भाई पहला वाला तो मुझे जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है, ठीक है, कि सबके पास में क्या होते हैं, फेदर्स और बीक्स होती है। फिर उसके बाद में आपको क्या लग रहा है कि ओमनिवोर्स कोई जरूरी तो नहीं है भाई सब ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मतलब क्या हो गया कि जो कि क्या है, प्लांट्स को भी ईट करते हैं और जो कि मीट को भी ईट करते हैं, दोनों को खाते हैं। तो सारे बर्ड्स तो ओमनिवोर नहीं होते हैं। दे कैन फ्लाई, नहीं भाई, फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती है। कौन सी होती है, पेंगुइन होती है, डक होती है। दे हैव बीक्स, तो ये भी सही है। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर ऑल द बर्ड्स। ठीक है, कुछ कुछ बर्ड्स के लिए ये स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो सकते हैं, बट हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे ऑल बर्ड्स के लिए पूछा है, सो दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर। एंड एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे है कि इस तरीके से आपने बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखा होगा। जनरली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में सारी बर्ड्स जो होती हैं वो ग्रुप में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। कई बार वो वी शेप बना लेती है मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे। तो ये जो ग्रुप में ट्रैवल करती है इसको हम साइंस में क्या बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप में जो ये ट्रैवल करती हैं उसको हम लोग साइंस में क्या बोलते हैं। एंड द फर्स्ट वर्ड इज एफ, तो आपको बताना है नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं। ऐसे पैटर्न को जब वो ट्रैवल करती हैं, फ्लाई करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुहानी वांट्स टू बाय अ पीस ऑफ सॉफ्ट रेड कलर्ड क्लॉथ टू मेक अ cushion cover. Which sense organ would she use to choose the piece of cloth? Oh my God! इतना easy question हमसे पूछा है। उसको क्या बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, सॉफ्ट बनाना है। फिर उसके बाद में रेड कलर मतलब आईज भी काम में आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद में हमसे क्या पूछा है, सॉफ्ट के लिए हम लोग स्किन यूज करेंगे, चेक टच करके देखेंगे। और क्या पूछा है, ओके बस दो ही चीजें पूछी है। तो दैट मीन्स ईयर्स का कोई काम नहीं है, टंग का कोई काम नहीं है, स्किन और आईज होनी चाहिए। स्किन और आईज है ऑप्शन नंबर बी में। ओ माय गॉड, इट इज सो इजी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड आपके शेयर करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत अच्छे लोगों तक हम रीच कर पाएंगे और अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस आप लोगों की डिमांड पर मैं यहाँ पे वीडियोस लेकर के आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following fibers is obtained from insect। कौन सा ऐसा आपका कपड़ा है जो कि इंसेक्ट से मिलता है। वूल जो है वो शीप से मिलता है, लेकिन शीप कोई इंसेक्ट थोड़ी है। कॉटन जो है वो कॉटन के प्लांट से मिलता है। पॉलिस्टर जो है वो हम लोग मशीन से बनाते हैं। तो दैट मीन्स, या फिर हम इसको बोलते हैं कि मैन मेड है, ये कोई भी इंसेक्ट से तो नहीं मिलता है ये हमें। तो जो मिलेगा दैट इज सिल्क, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से हम लोग सिल्क के क्लोथ बनाते हैं एंड सिल्क वॉर्म इज अ इंसेक्ट। Well done, and it proves that you love science a lot because अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हो। So if you लाइक दिस वीडियो, और अगर आप साइंस को प्यार करते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, यू हैव टू राइट द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट इज आई लव साइंस। ओके, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज ना बढ़िया इंगेज करती है टीचर और स्टूडेंट को। सो दैट इज व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि भाई छोटी छोटी चीजें, कभी क्वेश्चन का आंसर लिखो, कभी आप लोग ऐसी चीजें लिखो जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। Now next question says Soumya has marked in her calendar 15th October as no moon। 15th October को उसने क्या मार्क किया बच्चों, no moon, मतलब कि कोई मून नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैक है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या,
ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें, विच फेज ऑफ द मून वुड शी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व ऑन 29 अक्टूबर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 29 में से 15 माइनस करना और डेज निकालने हैं। 9 - 5 हो जाएगा आपका 4 1, मतलब उसके गैप जो हो रहा है वो लगभग 2 वीक्स का गैप हो रहा है कि 2 वीक्स के बाद में आपका जो मून होगा वो कैसा होगा। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ बच्चों, ये आपका नो मून हो गया, ठीक है, शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, थोड़ा सा मून आएगा, ठीक है, तो हम उस शेप को बोलते हैं क्रीसेंट, ठीक है, क्रीसेंट शेप। फिर जो मून आएगा वो आपका हाफ मून आ जाएगा। फिर जो आपका मून बनेगा दैट इज योर गिब्बस मून, कि यहाँ पे मैक्सिमम आपका क्या होगा, व्हाइट पोर्शन होगा, ठीक है, ये इसका मतलब है व्हाइट पोर्शन। ये जो मैं कलर कर रही हूँ यहाँ पे क्रीसेंट की शेप आएगी बेसिकली, और ज्यादा जो छोटा होता है ईद का चांद जैसा होता है। एंड फिर उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा बच्चों ये फुल मून, जहां पे आपको पूरा मून दिखाई देगा, जिसको कि हम लोग जनरली पूर्णिमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि कैसा कैसा होगा हमारा। तो अब आपको बताना है कि भाई ये जो हमारा मून है वो लगभग कैसा दिखेगा, ठीक है, लगभग हमारा जो मून है वो कैसा दिखेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, 2 वीक के बाद में जब हमारे पास में कोई मून नहीं था, तो लगभग 1 वीक के बाद में 15 दिन बाद में हमारा जो मून है ये 15 डेज की साइकिल है कंप्लीट, ठीक है, 15 डेज की साइकिल है ये। तो 7 डेज में हमारा जो मून हो जाएगा वो क्या सा हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, और आफ्टर 7 डेज हमारा जो मून है वो इस तरीके का हो जाएगा। तो नो मून से हमारा जो मून बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो फुल मून बन रहा है। एंड फुल मून मतलब पूरा व्हाइट, जब आपको पूरा चंद्रमा दिखाई दे, दैट इज इन योर ऑप्शन नंबर सी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने साइकिल में कंसिडर किया था न्यू मून, मतलब जब कोई मून नहीं था, क्योंकि हमें बोला था कि 15th ऑफ अक्टूबर को हमारे पास में ऐसी सिचुएशन थी जब कोई मून नहीं था। 2 सप्ताह बाद में उसकी कैसी सिचुएशन होगी, 2 वीक्स, मतलब कि लगभग 15 दिन बाद। आपको पता है 15 दिन बाद एक बार अमावस्या आती है, फिर पूर्णिमा आती है, फिर अमावस्या, फिर पूर्णिमा, मतलब नो मून से फुल मून हो जाता है, फुल मून से फिर वापस नो मून हो जाता है, और बीच में भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो 15 डेज के बाद में, लगभग 2 वीक्स के बाद में हमारा जो बनेगा वो हमारा कैसे बनेगा, वो हमारा कैसा बनेगा बच्चों, वो हमारा फुल मून बनेगा। सो दैट मींस यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज द सेम टाइप ऑफ रूट्स एज द प्लांट शोन इन द गिवन फिगर। यहां पे आपको प्लांट गिवन है, अब इस टाइप का सेम प्लांट आपको फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज द सेम टाइप ऑफ रूट्स बतानी है आपको, कि हिबिस्कस जो हमने अभी फ्लावर देखा था थोड़ी देर पहले, वैस उसका रूट कैसी होती है, और उसी टाइप का हमारे पास में सेम दूसरा प्लांट होना चाहिए। तो हिबिस्कस जो होती है बच्चों, हिबिस्कस मैंने क्या बोला था कि हमारे रोज के जैसे प्लांट होता है, ठीक है, ये श्रब होता है। तो इसकी जो रूट होती है वो क्या होता है, टैप रूट होती है, ठीक है बच्चों। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, दैट इज टैप रूट, एंड जो दूसरी होती है वो है फाइब्रस रूट, ठीक है, जिसमें बहुत सारे आप लोगों के क्या होते हैं, बहुत सारे इस तरीके से वो दिखते हैं, जैसे घास की फाइब्रस रूट होती है। तो ये क्या है, ये टैप रूट है, ये टैप रूट का एग्जांपल है। अब आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो रोज की भी आपकी क्या होती है बच्चों, टैप रूट होती है। बाकी के सारे ऑप्शंस की आपको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ग्रास का मैंने बता दिया, दिस इज फाइब्रस रूट। अब इन दोनों प्लांट्स को आपको आइडेंटिफाई करके फाइंड आउट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनकी जो रूट सिस्टम है वो कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, कि इनमें से जो गिवन ऑप्शंस है आपको अपने दिमाग का बल्ब जला लेना है और बताना है कि कौन सा जो फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म है। तो देखो वाटर वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म हो जाएगी बच्चों, क्योंकि वेपर बन गया, ठीक है, मतलब वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर को हिंदी में हम बोलते हैं वाष्प में, मतलब धुएं में एक तरीके से कन्वर्ट हो गया। देन उसके बाद में है स्नो, ये तो हमारा सॉलिड फॉर्म हो गया,
वाटर का। सो ड्यू क्या हो गया, ड्यू मतलब जो हमारी जैसे आपने देखा होगा फ्रिज से हम बॉटल निकालते हैं ना, तो उसमें छोटी छोटी सी बूंदें आ जाती है, वो एक ड्यू का फॉर्म हो गई। या फिर सुबह सुबह सर्दियों के टाइम में प्लांट्स पे और इन सब पे छोटी छोटी से आपको ओस की बूंदें दिखाई देती है, वो भी ड्यू हो गया। तो ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म है बेसिकली। सो 2 and 3 इज इन ऑप्शन नंबर ए, सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि ज्यादा डिटेल हो रहा है तो वो स्पीड अप करके देख सकता है वीडियो को, और किसी बच्चे को लग रहा है कि थोड़ा मैं स्पीड में बोल रही हूँ तो वो स्पीड डाउन करके भी वीडियो की सेटिंग में जाकर के आप देख सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आते हैं। सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उस मोड में देख सकते हैं, और सेम स्पीड पे आपको देखना है, दैट इज ऑल्सो योर चॉइस। एंड मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप बहुत जल्दी जल्दी स्पीड अप में ना देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ क्लियर कर रही हूँ। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि एक ऑप्शन तो सही है लेकिन बाकी के ऑप्शंस गलत क्यों हैं, ये आपको जनरली नहीं देखने को मिलेगा और कोई नहीं बताता है। तो बाकी के ऑप्शंस गलत क्यों हैं, इससे आपके क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इंप्रूव होती है। आप भी सोच पाते हो कि ओके दैट इज द रीजन, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हो आपके स्कूल एग्जाम्स में भी और आपके ओलंपियाड एग्जाम्स में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, ये सब मैं आप लोगों को फन यूज के लिए लगाती हूँ, ठीक है, सो कि आप लोग थोड़ा सा देख के आप लोगों को ऐसे अच्छा लगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लोथ्स मेड अप ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। अब बारी है हमारी शीप की। शीप से कौन सा होता है, दे डू नॉट ट्रैप एयर, दे कीप अस वार्म, दे आर वाटरप्रूफ, दे कैन नॉट बी बर्न्ट। इट इज सो इजी। इससे जो हमारे क्लोथ्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, वुलन क्लोथ्स बनते हैं, वूल मिलती है हमें, तो वो हमें क्या रखती है, वो हमें गर्म रखती है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Please do like and share this video. It is a humble request from my side because it gives me lot of motivation. एक किसी भी friend और family के साथ जरूर share करें। X is a force that works in the opposite direction of movement of an object in contact with a surface. Identify it. कि X कोई ऐसा force है जो opposite direction में आपके क्या करता है, काम करता है जब भी आप उसके कांटेक्ट में आते हैं। तो मैग्नेट जो है बच्चों, वो मैग्नेट आपके ऑपोजिट में तो ऐसे नहीं होता ना कि आप आयरन लेके आ रहे उसके ऑपोजिट में चली जा रही है। नो, मैग्नेटिक क्या है, अट्रैक्शन वाला फोर्स है, तो ये नहीं हो सकता। पुश क्या हो गया है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, पुश कर रहे हो आप लोग तो भी उस चीज को आप क्या कर रहे हो, उसके ऑपोजिट में आपका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, पुश पुल दोनों नहीं है। फ्रिक्शन इज द टाइप ऑफ फोर्स जो कि क्या होता है, जैसे हम मूव कर पाते हैं सड़क पे, रोड पे, ड्यू टू फ्रिक्शन। जब हम आगे मूव करते हैं तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता है और उसकी वजह से हमारा पैर ऊपर उठता है और हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज द करेक्ट आंसर। हम इवन ब्लैक बोर्ड पे भी क्यों लिख पाते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर ये स्लिपरी सरफेस होगा कंप्लीटली तो क्या हम इस पे लिख पाएंगे, नो। जैसे ऑयल गिर जाता है तो वो जो सरफेस है वो स्लिपरी हो जाता है, तो जैसे ही हम पैर रखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, स्लिप होके गिर जाते हैं। सो दैट इज वाई वो क्या होता है, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो गया, लेकिन ऑपोजिट में जो फोर्स काम करता है दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। स्टडी द गिवन फैमिली ट्री ऑफ अरुण। अरुण के यहाँ पे फैमिली ट्री बता रखी है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। देखो जो सर्कल से इंडिकेटेड है वो वुमन है और जो यहाँ पे स्क्वायर से इंडिकेटेड है दैट इज मैन। अब यहाँ पे देखो एक मेल है और एक यहाँ पे फीमेल है, ठीक है। यहां से फिर क्या देखते हैं हम लोग कि इस कपल से, ये जो कपल है इस कपल से हमारे क्या क्या हुआ, देखो इस कपल से हमारे यहाँ पे देखो बच्चों ये फीमेल है क्योंकि एरो देखो, एरो सर्कल पे है, ठीक है। यहाँ पे भी ये फीमेल है, यहाँ पे जो है ये मेल है और यहाँ पे ये मेल है। दैट मीन्स इस कपल के क्या है बच्चों, हाँ 4 किड्स हुए, ठीक है। 4 किड्स में से क्या है, 2 यहाँ पे गर्ल हुई और 2 यहाँ पे बॉयज हुए। फिर इसमें से भी 3 की यहाँ पे शादी हो गई, ठीक है, मैरिज हो गई, और 3 में से 2 जो हैं वो आपकी गर्ल्स की मैरिज हुई, और एक यहाँ पे है वो अनमैरिड मैन है, ठीक है, अनमैरिड मैन है, और एक जो है यहाँ पे मैरिड मैन है। चलो ये तो हम लोगों ने फ्लो चार्ट को समझ लिया। अब क्या पूछा है, अरुण्स ग्रैंडफादर हैज 2 मैरिड सन्स। क्या 2 मैरिड सन्स है क्या, इसकी तो शादी नहीं हुई, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। अरुण हैज
2 brothers and 1 sister। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि अरुण है, ठीक है, अरुण के 2 भाई, लेकिन अरुण के 2 सिस्टर तो है लेकिन भाई तो एक ही है सर, यहाँ पे स्क्वायर में तो एक ही है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 brothers लिखा है लेकिन यहाँ पे 2 sisters हैं उसके, दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी ऑप्शन सेज अरुण हैज 3 cousins। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे उसके 3 cousins है जिसमें से 2 गर्ल है और 1 बॉय है, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अरुण's grandmother has 3 granddaughters and 4 grandsons। इन्होंने बोला है कि ग्रैंडमदर के 3 granddaughters हैं। 3 granddaughters कैसे होंगी बच्चों, यहाँ पे तो देखो 4 है, ये एक हो गई, ये एक हो गई, ये एक हो गई और एक हो गई, तो यहाँ पे हमसे बोला है 3, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। और 4 ग्रैंडसन्स उल्टा बोल दिया, ग्रैंडसन्स क्या है यहाँ पे, सन्स तो यहाँ पे आपके 3 ही है, सो दैट मीन्स ये भी इनकरेक्ट हो गया, उल्टा लिख दिया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, जो गिवन सिचुएशन है उसी से आपको फ्लो चार्ट को आइडेंटिफाई करना है, कितने मेल है कितने फीमेल है, उनके कितने बच्चे हुए, उनमें से मेल कौन है फीमेल कौन है, और अकॉर्डिंगली ऑप्शंस को आपको केयरफुली रीड करना है। हार्ड नहीं होते हैं, बस पेशेंस रख के आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और फिर उसके ऑप्शंस को पढ़ना है। चलिए, सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट्स वेरी इजी, द डी ऑप्शन इज द करेक्ट। बाकी सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से हैं, एयर के हैं और ये क्या है, ये रोड है, सो दैट इज वाई दिस इज ऑड वन आउट। Priya went to a park. There she saw beautiful flowers. She found the smell of flowers to be pleasant. She touched them to feel their softness. She then heard the bell of an ice cream vendor. She bought a vanilla ice cream and enjoy the taste. Which of the following option shows the correct sequence of sense organs? अब आपको क्या करना है बच्चों, ये बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस में क्या क्या यूज हुआ। सबसे पहले उसने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे, तो यहाँ पे हमारी आईज हो गई। मैं सारे इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि बाकी सब आप रिलेट कर सकते हो। सेकंड में क्या है, नोज, प्लीजेंट स्मेल, ठीक है, स्मेल देखी तो दैट मीन स्मेल में हमारा नोज आ गया। देन उसके बाद में स्किन, स्किन का मतलब हो गया शी टच टू फील, फील करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्किन होना चाहिए। देन उसके बाद में रिंग बेल, रिंग बेल का मतलब हो गया हमारा ईयर, ठीक है, यहाँ पे ईयर। एंड टंग, टेस्ट ऑफ आइसक्रीम, तो टेस्ट ऑफ आइसक्रीम हमारा ये हो गया टंग से। तो आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। हमें सीक्वेंस में बताना है, बाकी के सीक्वेंस उल्टे सीधे हैं, बस इतना सही है। लॉजिक क्या है, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है बट जब आप उसको इजीली ब्रेक करके पढ़ते हो तो आपको बहुत इजी लगेगा। Unscramble the given letters to find out the name of the bird and select the correct option। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको अनस्क्रैम्बल करना है एंड उससे आपको क्या मिलेगा, नेम ऑफ अ बर्ड एक मिलेगा एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द टाइप ऑफ फीट, कि उसके फीट जो है कौन से टाइप के होते हैं ये आपको पता चलेगा। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। अब आपको ये देखना है कि वैडिंग जो फीट है वो किसके होते हैं। इसको जब आप अनस्क्रैम्बल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। एफ से स्टार्ट हो रहा है, एफ, फिर उसके बाद में एल, ये भी कट गया, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ए, तो दैट मीन्स ये भी कट हो गया, फिर उसके बाद में एम, ये भी कट हो गया, आई, आई भी कैंसिल आउट हो गया है, एन, एन भी कैंसिल आउट हो गया, एंड जी ओ, कौन सा हो गया ये, फ्लैमिंगो। इसके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वेडिंग होते हैं, किसी के पर्चिंग होंगे, स्क्रैचिंग होंगे, क्लाइंबिंग होंगे, इसको हम लोग डिटेल में बर्ड के चैप्टर में पढ़ेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन फ्लो चार्ट। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में हमने पढ़ा था, अब आपको सिंपल क्या करना है, पहचानना है कि किसकी टैप रूट होगी और किसकी फाइब्रस रूट होगी। ये देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, ऐसी टैप रूट होती है मतलब जो जिसके एक सिंगल मेन रूट होती है, फाइब्रस रूट मतलब जिसकी बहुत सारी रूट्स होती है नीचे, जैसे कि मैंने बोला ग्रास की आपकी क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है। यहाँ पे हम ले सकते हैं कैरेट का एग्जाम्पल, कैरेट को आपने देखा होगा सिंगल रूट होती है, तो ये आपके क्या हो गया, टैप रूट हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि टैप रूट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्स में और वाई में, आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बीन जो होता है आपका
बीन्स जो होते हैं उसमें आपकी कौन सी होती है, टैप रूट होती है, और व्हीट में वो मतलब एक तरीके से जो आपका गेहूं होता है जिससे चपाती बनती है उसमें फाइब्रस रूट होते हैं। ठीक है, बाकी के आप लोगों को गूगल करके सर्च करके पढ़ना है और मुझे बताना है किस किस का कौन सा ऑप्शन, किस किस की कौन सी रूट सिस्टम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर? आर्यभट्ट है, भास्कर 1 है, वराम मीरा है, या फिर ऑल ऑफ दीज? कौन से हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं। Next question is, the given diagram shows the shadow of a pole cast at different times of the date. अलग अलग टाइम पे इस पोल की शैडो गिवन है। Select the option that correctly arranges them in order of day time starting with the earliest time of the day. मतलब आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा, शैडो के अकॉर्डिंग आपको इसको आइडेंटिफाई करके मुझे आंसर बताना है। तो बच्चों देखो, हमारा जो सनराइज होता है वो सनराइज कहाँ पे होता है? ये नॉर्थ हो गया तो ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो हमारा जो सनराइज होता है बच्चों वो ईस्ट में होता है। ठीक है, हम सबको पता है मुंह सूरज की ओर करो तुम, उसको ही पूरब मानो। ठीक है, तो सनराइज हमारा कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। फिर उसके बाद में जो शैडो है, शैडो हमेशा क्या होती है बच्चों? उल्टी डायरेक्शन में बनती है। आप सबको पता है, जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारे सामने से लाइट अगर होती है तो फिर हमारी जो शैडो वो पीछे की तरफ बनती है, या पोल ऐसे खड़ा होता है तो पोल की शैडो ऐसे पीछे की तरफ बनती है, मतलब उल्टी साइड में बनती है। तो दैट मीन शैडो ऑफ द पोल विल बी द फर्स्ट फॉर्म टुवर्ड्स द वेस्टवर्ड डायरेक्शन, दैट इज वाई ऑपोजिट टू द सन्स डायरेक्शन। As the sun rises up in the sky, the shadow will gradually decrease in size. जैसे जैसे हमारा सन क्या होगा, सन जो शैडो बनने का होता है, रीजन वो ये होता है बच्चों कि जो सबसे बड़ी शैडो होती है वो या तो मॉर्निंग में होगी या फिर वो आपकी क्या होगी, इवनिंग में होगी। नून में आपके सन से डिस्टेंस सबसे कम होती है, सो दैट इज वाई इस टाइम पे आपकी सबसे शॉर्टेस्ट शैडो होगी। ठीक है, नून के टाइम पे सबसे शॉर्टेस्ट होगी। तो अब आपको ये तो पता लग गया कि क्यू जो है, क्यू ऑप्शन क्या है? ये नून वाला ऑप्शन है। और जो बड़े बड़े हैं पी और आर, ये क्या है? ये आपके मॉर्निंग इवनिंग होंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए डे के अकॉर्डिंग, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब जैसे यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टाइम पे सनराइज हुआ ईस्ट में, इधर की साइड में, तो हमारी जो शैडो बन रही है वो उल्टी डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है, फिर नून के टाइम पे दिन में सबसे शॉर्टेस्ट बनेगी, दैट इज क्यू। फिर उसके बाद में एस बनेगी, थोड़ा और हमारा जो सन है वो इवनिंग की तरफ जाएगा, तो उस केस में एस पे हमारी शैडो बनेगी। और पी टाइम ऐसा होगा जब हमारी जो शैडो है वो भी बड़ी बनेगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल दो लॉजिक याद रखना है कि सनराइज हमारा मॉर्निंग में कहां पे होता है? ईस्ट में होता है। दूसरा लॉजिक है, हमारी जो शैडो बनती है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो अगर ईस्ट में सन है तो वेस्टवर्ड हमारी जो शैडो बनेगी, और शैडो की जो लेंथ है वो मॉर्निंग और इवनिंग में सबसे बड़ी होती है, नून के टाइम पे सबसे शॉर्ट होती है। और इस तरीके से हम शैडोज को अरेंज कर सकते हैं। The walls of small intestine have many blood vessels. Which of the following statements supports the above given fact? ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ऐसा हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, क्योंकि यहीं पर हमारा जो फूड का डाइजेशन है वो मैक्सिमम होता है। फूड का जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारा कौन है? ब्लड लेकर के जाता है, और पूरी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देखो क्या प्रोसेस होती है, हमने खाना खाया, कुछ देर वो पेट में रहा, फिर पेट से वो कहाँ चले जाता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। थोड़ा सा हमारा जो डाइजेशन है वो आपके स्टमक में हुआ, लेकिन फिर उसके बाद में जैसे कुछ जूसेस हमारे सिक्रेट होते हैं, जैसे लिवर से बाइल जूस हो गया, फिर उसके बाद में और भी जूसेस होते हैं, वो सारे जूसेस सिक्रेट होके फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, जहां पे आपके फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है।
और अगर बाई चांस थोड़ा बहुत रह जाता है तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर वाला पार्ट होता है वहां से बाहर निकल के आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर बाद में जो वेस्ट पार्ट होता है वो सुबह हमारा एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका कंप्लीट डाइजेशन हुआ बच्चों, डाइजेशन का मतलब है आपके फूड में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे क्या कर लिए हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, वो हटा लिए हैं। और किसने एब्जॉर्ब कर लिए? ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिए। अब वो ब्लड क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर जाएगा और उन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करेगा। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। यहां तक समझ में आ गया? अब आपको बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन इस सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अब देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल द फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। आपसे क्या पूछा बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द अबव गिवन फैक्ट। अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट आपका इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है? द ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बोथ ए एंड सी। देखो ये तो कंप्लीट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि सारा का सारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में तो जो रहा छोटा मोटा बच जाता है वो लास्ट में जाता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सो दैट इज वाई डी इज करेक्ट। मैंने क्या बोला कि आपका मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां पे हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फिर उसको ब्लड क्या करता है? उस डाइजेस्टिव फूड को बॉडी के अलग अलग पार्ट में लेकर के जाता है एज ए न्यूट्रिएंट। सो दैट इज व्हाई ए एंड सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। I hope this question is crystal clear to all of you. If yes, then like this video. Which of the following correctly shows the mango juice level when a glass of mango juice is tilted? जब हम मैंगो के ग्लास जूस को टिल्ट करेंगे, सिंपल आप पानी से भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कुछ इस तरीके से बनता है क्या? नहीं, ये तो उल्टा बन गया। क्या ऐसे एज इट इज जमा हुआ रहता है क्या? नहीं, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आप पानी को जब ऐसे टिल्ट करेंगे तो देखेंगे कि बच्चों पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, वैसे मैंगो जूस भी लिक्विड फॉर्म में होता है। सो ये बहुत इजी है। इस तरीके से ये सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑड वन आर एनसर्कल्ड इनकरेक्टली। देखो कि जो ऑड वन है वो इनकरेक्टली इनसर्कल्ड हो रखे हैं, वो आपको बताना है बेस्ड ऑन देयर टाइप ऑफ फीट, कि उनके टाइप ऑफ फीट के बिहाफ पे आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि कौन सा गलत आंसर है। सो देखो बच्चों, वुड पेकर, ईगल एंड हॉक। तो देखो वुड पेकर जो होते हैं हैज क्लाइंबिंग फीट। देखो वुड पेकर कैसा होता है? आपने देखा होगा जिसकी बड़ी सी क्या होती है? बीक होती है। तो वो क्या करता है? वो ट्री पे क्लाइंब करता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो इसके फीट होते हैं वो कौन से होते हैं? वो क्लाइंबिंग फीट होते हैं। ठीक है। ईगल एंड हॉक के जो होते हैं, वो ईगल एंड हॉक के क्या होते हैं? इसके जो फीट होते हैं उनको हम टेलून्स बोलते हैं। ठीक है। So that is why the correct answer is option number D. क्योंकि हमसे क्या पूछा? सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑड वन आर एनसर्कल्ड, कि ऑड वन जो है वो एनसर्कल्ड है इनकरेक्टली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फीट। अब आप बताओ कि बाकी सब में क्या है? आउल है, वल्चर है, स्वेलो, स्पैरो, पिजन, डक, पिकॉक, पैराकीट, फिंच। तो बाकी के सारे फीट भी आपको क्या करना है? चेक करने हैं कि सारे जो बर्ड्स गिवन है उनके फीट कैसे होते हैं। दिस इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द प्रोसेस इन विच अ मैटर इन अ स्टेट विद नो फिक्स शेप बट विद द फिक्स वॉल्यूम। ठीक है भाई, चेंजेस टू अ स्टेट विद बोथ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इसको समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। इसमें क्वेश्चन में पूछा है सेलेक्ट द प्रोसेस, वो प्रोसेस आपको बतानी है, वो स्टेट आपको बतानी है इन विच अ मैटर, मैटर मतलब जो सॉलिड लिक्विड गैस की हम बात करते हैं ना, वो हम मैटर बोलते हैं उसको, कि वो बताना है इन अ स्टेट विच नो फिक्स्ड शेप, कि उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, बट विद फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम की वजह से चेंजेस टू अ स्टेट, वो उस स्टेट में चेंज हो जाता है जहां पे उसकी
शेप भी फिक्स हो जाती है और वॉल्यूम भी फिक्स हो जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रीजिंग। देखो सबसे पहले फ्रीजिंग में तो जो क्या है, उसकी जो शेप है, जैसे आइस है, ठीक है, तो आइस की जो शेप है वो भी फिक्स होती है, ठीक है, और वॉल्यूम भी आपका क्या हो गया, वो भी फिक्स होता है। लेकिन उससे पहले उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ठीक है, पानी की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। पानी की क्या होती है बच्चों, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, वो जिस भी शेप में आप डालोगे, जैसे ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको दूसरे स्टेट में, मतलब दूसरी फेज में चेंज करते हैं, तो कौन से उसकी जो शेप है और वॉल्यूम है वो फिक्स हो जाती है। जैसे अगर आपने आइस क्यूब बना दिए तो उसकी शेप भी फिक्स हो गई और उसका वॉल्यूम भी फिक्स हो गया। सो दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। कंडेंसेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, मैं आप लोगों को फटाफट से बता देती हूँ। देखो इवेपोरेशन पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। मेल्टिंग मतलब बर्फ का पिघलना एक तरीके से, ठीक है, तो कोई भी चीज जो है वो जो पिघल रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन मतलब जो लिक्विड है आपका इवेपोरेट हो गया, जैसे पानी चढ़ाते हैं हम लोग पतीले में, ठीक है, गैस के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है और वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। क्लियर है। अब कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि आपने देखा होगा जब हम लोग फ्रिज से बॉटल निकालते हैं, ठीक है, तो फ्रिज से बॉटल निकालने के बाद में उस बॉटल के ऊपर ऐसे छोटे छोटे से वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो वाटर के ड्रॉपलेट्स जो आते हैं वो क्या हो गया, वो आप लोगों का कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि जब वो फ्रिज के अंदर थी तो वो गैसियस फॉर्म में था, और जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तभी तो वो ड्रॉप्स बनने लग जाती है ना। सो इस गैस से लिक्विड के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। मेल्टिंग क्या हो गया कि सॉलिड से आपका क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट होना हो गया। इवेपोरेशन में क्या हो गया बच्चों आपका, कि जो लिक्विड था वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस समझ में आ गई होगी। फ्रीजिंग में क्या होता है कि जो लिक्विड स्टेट में आपके पास में था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। फिर है टिलिंग अ फ्लोर, पुटिंग ऑयल ऑन द हिंज ऑफ गैरेज गेट, अप्लाइंग पाउडर ऑन कैरम बोर्ड। सो मुझे तो लग रहा है बच्चों कि ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। भाई आप फर्स्ट को थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो भी आपका जो फ्रिक्शन है वो कम होगा। फिर हम लोग, आपने देखा होगा कि मशीनरी जो भी होते हैं वहां पे ऑयल डालते हैं सो दैट वो वहां पे भी फ्रिक्शन कम हो। कई बार गेट्स में, आपके साइकिल में इनमें आवाज आने लगती है तो वो किसकी वजह से होता है, वो फ्रिक्शन, वहां पे रगड़ होती रहती है इसकी वजह से। कैरम बोर्ड पे भी हम लोग पाउडर डालते हैं सो दैट जल्दी से हमारी जो सारे पीसेस हैं हम इजीली उस गेम को अच्छे से खेल पाए। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर अचीवर सेक्शन पार्ट, जहां पे एक ही क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट द अचीवर सेक्शन क्वेश्चंस बच्चों, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम में किसी 2 बच्चों के 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फर्स्ट कौन आएगा, फर्स्ट वो बच्चा आएगा जिसने अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या फिर ज्यादा किए हैं, या जिसके अचीवर सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, तो उसको हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे एज पर द रूल ऑफ एसओएफ। सो यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट द अचीवर सेक्शन क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के होती नहीं है, तो आप लोगों को क्या है, सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, बिकॉज कोई गलत भी हो गया तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, तो एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सोनम हैड अ ब्लॉक एंड अ मार्बल। सोनम के पास में ब्लॉक और मार्बल है। शी प्लेस देम इन डिफरेंट अरेंजमेंट इन द सेम टेस्ट ट्यूब, कि एक ही टाइप की ये टेस्ट ट्यूब है, उसने अलग अलग तरीके से उनको अरेंजमेंट किया हुआ है। containing some water at different times and measure the total volume as shown here. What is the actual volume of the water, कि water का actual volume क्या होगा।
तो बच्चों पहले इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन अरेंजमेंट, यहाँ पे देखो ब्लॉक प्लस वाटर, यहाँ पे ब्लॉक प्लस वाटर जो है वो हमारा क्या है 110 मिलीलीटर। फिर उसके बाद में हमारे पास में, इसको आप हटा दीजिए, ये ऑप्शन है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। चलिए, फिर हमारे पास मार्बल प्लस वाटर, ठीक है, मार्बल प्लस वाटर, तो वो हमारे पास गिवन है 100 ml, ठीक है, ये वाली सिचुएशन। और ये वाली जो हो गई वो ये वाली सिचुएशन हो गई। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है बच्चों, इस सिचुएशन में हमारे पास हो रहा है ब्लॉक प्लस मार्बल प्लस वाटर, दैट इज 130 ml, ठीक है। तीनों सिचुएशंस क्लियर हो गई है। अब देखो इसको समझते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, 1 मिनट। चलिए, यहां पे मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। फर्स्ट क्या था हमारे पास में, ब्लॉक प्लस वाटर, दैट इज 110 ml। फिर दूसरा जो थर्ड सिचुएशन था, दैट इज मार्बल प्लस वाटर, दैट इज 100 ml। बीच वाली जो सिचुएशन थी वो थी ब्लॉक प्लस मार्बल प्लस वाटर, दैट इज 130 ml, ठीक है। हम इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर, और इसको हम लोग 3 नंबर। सो ब्लॉक प्लस 100 ml water, that is equals to 130 ml from equation number 2, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो कि ब्लॉक प्लस 100 ml वाटर इज इक्वल्स टू 130 ml। तो दैट मीन्स ब्लॉक जो हो गया वो आपका कितने का हो गया, 130 में से 100 माइनस करेंगे तो 30 ml का हो गया। फिर हम देखेंगे कि 30 ml प्लस वाटर is equals to 110 ml from equation 1। यहां से आप देख सकते हो कि 30 ml हमारा ब्लॉक है प्लस वाटर है, तो इसको मिला के 110। तो यहां से हमारा वाटर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 110 माइनस 30, दैट इज इक्वल्स टू 80 ml। तो दैट मीन्स यहां पे क्लियर हो गया कि जो वाटर का एक्चुअल वॉल्यूम है वो क्या हो गया है, वो आपका निकल गया है बच्चों 80 मिलीलीटर। क्लियर हो गया, एक्चुअल वाटर कितना था, 80 मिलीलीटर था, क्योंकि हमने यहाँ पे सब निकाल लिए है। 3 सिचुएशंस हमें गिवन है। सेकंड सिचुएशन से हमने देखा कि ब्लॉक प्लस 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, ब्लॉक प्लस 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मिला के हमारे पास में क्या है, 130 ml है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक को निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्बल प्लस वाटर ऑलरेडी गिवन है। मार्बल प्लस वाटर कितना है आपका, 100 ml है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसको सिंपल समझो। 3 सिचुएशंस गिवन है और उन्हीं तीनों सिचुएशन से हमें 2 सिचुएशंस आगे की निकालनी है। भाई थर्ड सिचुएशन में क्या है कि आपका ब्लॉक प्लस मार्बल प्लस वाटर को हम लोगों ने क्या कर दिया, जो फर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पे हमें गिवन था, सॉरी मार्बल प्लस वाटर, यहाँ पे सेकंड सिचुएशन में हमें गिवन था 100 ml, हमने क्या कर दिया, सिंपली उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दी तो इससे हमारे पास ब्लॉक की वैल्यू पता लग गई हमें। अब ब्लॉक की पता लग गई तो फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ब्लॉक की जगह पे ब्लॉक की वैल्यू पुट कर दी, और इस तरीके से हमारे पास वाटर का एक्चुअल वॉल्यूम आ गया, दैट इज 80 ml विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अचीवर सेक्शन है, बट आप लोग इसको दोबारा देख के और अच्छे से समझ सकते हो, इसी को बैक करके दोबारा देख सकते हो। स्टडी द गिवन फूड चेन, ग्रास, फिर ग्रास होपर एंड फ्रॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इलस्ट्रेट द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास होपर फॉलोइंग अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग। ठीक है, कि आपको फ्रॉग की पॉपुलेशन में क्या करना है, डिक्रीज बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा। सो देखो बच्चों, इन द गिवन फूड चेन
if the population of the frog decreases it will lead to increase in the grasshopper। ये बोल रहे हैं कि जो फ्रॉग है अगर वो डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो ग्रास होपर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, कि भैया उनको खाने वाले लोग कम बचेंगे। भाई हमारा कंप्लीट साइकिल बना हुआ है कि ग्रास को ग्रास होपर खाएंगे, ग्रास होपर को फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ऐसे पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो अगर आपके फ्रॉग्स कम हो जाएंगे तो ग्रास होपर्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। Then which of the following graph illustrate the population of grasshopper following a decrease in the population of frog? कि आपके फ्रॉग में कमी हो जाए और ग्रास हॉपर बढ़ जाए, तो उसको कौन डिपिक्ट कर रहा है, तो उसको डिपिक्ट कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हॉपर गिवन है। ठीक है, ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा सबसे ज्यादा किस में होगी, पी ऑप्शन में होगी, जब फ्रॉग्स हमारे कम होंगे। तो दैट इज वाई यहाँ पे बेसिकली आपको ग्राफ की रीडिंग सिखाई है बच्चों, कि ग्राफ कैसे पढ़ते हैं। सिंपल आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए, जब हमारे फ्रॉग्स कम हो जाएंगे ग्रास होपर बढ़ जाएंगे। ग्रास होपर्स को यहाँ पे इंडिकेट्स किया है, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। हमें बोला है कि ग्रास होपर्स बढ़ गए हैं, ग्रास होपर्स बढ़ गए हैं, मतलब कौन सी कंडीशन आ गई है, पी की कंडीशन आ गई है, मैक्सिमम कंडीशन। सो दैट इज वाई डी इज द करेक्ट आंसर। वेल डन एवरीवन, वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चों, आप अभी तक बने हुए हैं। पेशेंस रखिए, बस लास्ट के 2 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है और पूरा पेपर सॉल्व करिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ 3 सॉइल सैंपल्स एक्स वाई जी इज शोन इन द गिवन ग्राफ। आइडेंटिफाई सॉइल्स एक्स वाई एंड जी एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको सॉइल के सैंपल गिवन है एक्स वाई जी और आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। समझो, सॉइल एक्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर पॉटरी वेयर एज सॉइल वाई इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ पैडी। जो आपका एक्स है उन्होंने बोला कि भाई ये सबसे ज्यादा सुटेबल है किसके लिए, पोट्री के लिए। पोट्री का मतलब समझते हो ना आप लोग बच्चों, पोट्री का मतलब होता है क्या, जो हम लोग मटकी बनाने वाली मिट्टी होती है, मतलब जो बहुत ज्यादा महीन मिट्टी होती है, पतली मिट्टी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें बोला है कि जो नेक्स्ट वाइज का जो सॉइल है वो क्या है आपका, मोस्ट सूटेबल है पैडी के लिए। मतलब कि जहां पे आपके क्या होता है बच्चों, बेसिकली क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, जैसे राइस की क्रॉप्स को हम ग्रो कर रहे हैं, वो उसके लिए सूटेबल है। एंड जेड इज, देखते हैं, सॉइल एक्स इज मोस्ट लाइकली फाउंड एट द बेस ऑफ पॉन्ड water holding capacity of equal amount of 3 soil samples shown in the given graph, identify soil x y z। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हमें बताना है। फिर हमें बोला है कि सॉइल एक्स इज मोस्ट लाइकली फाउंड एट द बेस ऑफ पॉन्ड, कि सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि जो सॉइल है वो पॉन्ड के बेस में मिलती है। वेयर सॉइल वाई इज मोस्टली लाइकली फाउंड नियर द सी शोर, तो सी शोर के यहाँ पे मिलेगी, दैट मीन्स वो सैंड हो जाएगी। ठीक है, सॉइल वाई इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स लाइक वाटरमेलन एंड कैक्टस, कि वाटरमेलन और कैक्टस के लिए हमें जो सॉइल चाहिए वो वाई होगी, मतलब वो सैंड हो गया बेसिकली। क्योंकि बच्चों आप सबको पता है कि कैक्टस कहाँ पे ग्रो करते हैं, सैंड में ग्रो करते हैं। एंड डी ऑप्शन सेज नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। समझिए, यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बता रखा है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वाटर होल्डिंग जेड का सबसे कम है। ठीक है, जेड का सबसे कम है, ये लोवेस्ट है, और वाई का सबसे ज्यादा है। वाई का क्या है आपका, हाईएस्ट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक्स का क्या है आपका, मॉडरेट है, बीच का है। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जेड इज लोवेस्ट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एक्स इज मॉडरेट एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाई इज हाईएस्ट। हेंस सॉइल एक्स वाई एंड जी कुड बी, अब इनके नाम हम देख लेते हैं कि भाई वो क्या क्या हो सकती है। ये आपकी लोमी सॉइल हो सकती है, फिर इसको आपको मैं समझाऊंगी भी सही, लोमी। फिर ये आपकी कौन सी हो सकती है बच्चों, ये आपकी क्ले हो सकती है, क्लेई सॉइल बोलते हैं हम इसको। एंड ये जो है आपकी सैंडी हो सकती है। ठीक है, ये हो सकती है।
रिस्पेक्टिवली। लेकिन आप देखो अलग अलग सिचुएशन दी है। जेड के बारे में तो इन लोगों ने खैर कुछ बताया ही नहीं, एक्स और वाई के बारे में बताया है। अब एक्स और वाई में बोला है कि पॉन्ड के नीचे में और पोल्ट्री के लिए, भाई एक्स जो है वो आपकी क्या है, लोमी सॉइल है, और वाई जो है यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, मतलब मैक्सिमम जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। लेकिन एक स्टेटमेंट में उसको सैंड बता दिया है। दैट मीन्स करेक्ट तो कोई भी नहीं बता रहा है। सो इसका जो आंसर होना चाहिए, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दीज कि जो सारे ऑप्शंस गिवन है वो क्या है, कोई भी जो गिवन सिचुएशन है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। अब आपको टेबल देखनी है। इट इज अ सेंस ऑर्गन, इट हैज बोन्स, इट हैज मसल्स। P could be the organ which helps to distinguish, मतलब कि बताता है बिटवीन अ येलो एंड रेड कलर। अब येलो और रेड कलर में कौन सा सेंस ऑर्गन यूज होगा बच्चों, उसमें हमारी आईज यूज होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग Q could be organ which help to differentiate between good and bad smell। तो Q और bad smell मतलब कि नोज हो गया। ठीक है। R could be the organ which pump blood in our body, मतलब कि क्या हो गया, आपका हार्ट हो गया। S could be the organ which absorb digested food and passes into the blood, मतलब वो क्या हो गई, वो आपकी इंटेस्टाइन हो गई। इंटेस्टाइन में अभी पढ़ा था ना लोगों ने कि हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को पहले वो एब्जॉर्ब करता है एंड फिर उसके बाद में वो आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है। अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल P could not be eyes as eyes does not have bones। ठीक है। P हमारी क्या है, आईज में हमारी बोन्स नहीं होती है। Q could not be nose as nose has bones। ठीक है, नोज के पास में बोन्स होती है। सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड R could not be heart as heart does not have bones। और R जो है वो हमारा क्या है, उसमें बोन्स नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें बोन्स गिवन है कि भाई इसके बोन्स होती है। सो नेक्स्ट है S could be the organ which absorb digested food and passes into blood। तो S हमारे क्या है, S हमारी मस्कुलर होती है। ठीक है, जो इंटेस्टाइन होती है। सो दैट इज वाई जो S है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। सो D इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन टेबल। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पहले ही बात कर लिया है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है बच्चों उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, इसीलिए S could be the organ and D is the correct answer। And the last question of this video, एंड जो भी बच्चे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, सबसे पहले पैट योर बैक एंड से शाबाश टू योरसेल्फ। से शाबाश टू योरसेल्फ, अपने आप को शाबाश बोलना है मेरी तरफ से। से शाबाश, यस शाबाश माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बिकॉज you nailed it, yes। Refer to the given Venn diagram and select the correct option regarding it। X may have long and pointed beak whereas Y may have broad and short beak। पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो ऐसे इस तरीके से आपको वेन डायग्राम्स गिवन होते हैं उसका मतलब क्या होता है। भाई X ऐसा होना चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे, ठीक है, और इसको भी सेटिस्फाई करे। फिर Y कैसा होना चाहिए, जो कि इसको सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। और Z कैसा होगा, जो सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो पहला हमसे बोला है बच्चों, X में हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक whereas Y में हैव ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। कि ऐसे आपको बर्ड्स दिमाग में सोचने हैं जो फ्लाई करते हैं, कैन फ्लाई, ठीक है, लेकिन उनकी लॉन्ग और पॉइंटेड बीक होती है। फिर उसके बाद में Y इज अ हर्बीवोरस बर्ड। Y जो है आपके हर्बीवोर्स होंगे। ये तो गलत हो गया, क्योंकि टेलून्स हमने अभी भी डिस्कस किया था, किसमें था, हॉक में था और किसी एक में था।
तो ये तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, बिकॉज जेड जो है वेब्ड फीट मतलब डक वगैरह जो हो गई। फिर है सी कलेक्ट्स पेबल्स एंड स्टोन्स टू मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड, मतलब जेड जो है वेब्ड फीट जिसके होते हैं, सी का मतलब वेब्ड फीट जिसके होते हैं, वो क्या करती है, पेबल्स कलेक्ट करती है और ग्राउंड पे नेस्ट बनाती है। और वो कौन सी बर्ड हो सकती है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हो सकती है बच्चों आपकी पेंगुइन। ठीक है, इसके वेब्ड फीट होते हैं, so that is why this is the correct statement. Y uses its beak like a needle to chew leaves together to build nest. Y का हमें क्या बताया है, ओके ये भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। So that's it for today and well done my dear students, I'm so proud of you. आप सब लोग बहुत ब्रेनी हो, पावरफुल हो and thank you so much, you all are awesome. and कुछ क्वेश्चंस आए नहीं आए, that is totally fine. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपने आप को शाबाश बोलना है क्योंकि आपने एटलीस्ट कोशिश करी लास्ट तक सारे क्वेश्चंस को समझने की। कैसे ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो बच्चों पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है एंड देन जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने बर्ड्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, देन उसके बाद में आप बर्ड्स के चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे जो भी मेरे वीडियोस हैं उनको आप देख के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। इस तरीके से आप ओलंपियाड्स को अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो और आप अपनी साइंस को बना सकते हो द बेस्ट साइंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और आप आगे कैसा वीडियो चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट पे चाहते हैं, वो सारी चीजें जो आप लोगों को चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। और लास्ट में आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माय ऑल द ब्राइट future scientist, all the future bright students, all the very best for your bright future. Bye bye, take care.